इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी विभागों के मंत्री उपस्थित रहे। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कृषि विभाग में 534 पदों और पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद सहित कुल 694 पदों के सृजित यहाँ पर और पुनर्गठन को स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए तकरीबन 314 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी यहाँ पर प्रदान की गई। वहीं शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निर्देशालय में 6 नए पदों के सृजन होने की भी मंजूरी यहाँ पर मिली है। तो आपको बता दें किस तरीके से बिहार में सरकारी नौकरी की बहाली तेज हो गई है और यहां पर बिहार में सरकारी नौकरियों की बहाली को लेकर अब जो है कई सारी चीजें कही जा रही हैं। कृषि विभाग में 694 नई नियुक्तियों की मंजूरी यहां पर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जो है वो भी सरल होगी। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी, ये बात भी कही जा रही है। स्टार्टअप और कौशल विकास योजनाएं, इनको लेकर भी कई सारी चीजें कही जा रही है। तो वहीं बिहार में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर तकरीबन 314 करोड़ रुपए की मंजूरी भी जो है यहां पर दे दी गई है। विकास योजनाओं और जन कल्याण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर जो है स्टार्टअप और कौशल विकास योजनाओं को भी यहां पर मजबूती मिली है। दरभंगा में हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की बात जो है वो भी कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में आगामी 29 नगर निगम चुनावों में सबसे ज्यादा ध्यान बीएमसी पर केंद्रित है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिसमें बीएमसी भी शामिल है। बीएमसी के कुल 227 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें से आपको बता दें लगभग 1 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और आपको बता दें कि यहाँ पर 16 जनवरी को यहाँ पर उसकी घोषणा की जाएंगी। मुंबई में इन चुनावों को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल बीएमसी की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। महाराष्ट्र में ये चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका राज्य की राजनीति पर भी गहरा असर होगा। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर 227 सीटें जो है बीएमसी चुनाव में देखने को मिल रही हैं, जिसमें से एनसीपी के पास 9 और एमएनएस के पास 7, अन्य 14। तो वहीं बीजेपी 82, शिवसेना 84 और कांग्रेस यहां पर 21 सीटों पर दिखाई दे रही है। बीजेपी को अगर बात की जाए, बीएमसी चुनाव किसका पलड़ा कितना भारी है? बीजेपी 137, शिवसेना 90, शिवसेना उद्धव गुट के पास 163। तो भाई 227 सीटों में से 2017 के नतीजों की अगर बात की जाए तो शिवसेना को 84, बीजेपी को 82 और कांग्रेस को 31 सीटें यहां पर मिली थी। वहीं अगर बात की जाए एनसीपी की तो 9 सीटें और वहीं एमएनएस को 7 सीटें मिली थी। 2026 के उम्मीदवार जो हैं, अगर अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो 137 उम्मीदवार अपने उतारेगी, शिवसेना 90 उम्मीदवार यहाँ पर उतारेगी और जो नतीजे पिछली बार की रहे हैं उसके बाद यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा उम्मीदवार अगर उतारते हुए अपनी कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो बीजेपी है। एमएनएस यहाँ पर जगह 53 और वहीं एनसीपी 90 उम्मीदवार जो है वो उतारेगी, जहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट इस बार जो है सबसे ज़्यादा 227 में से 163 यहाँ पर जो है उम्मीदवार अपने उतारेगी। तो पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के मकर संक्रांति भोज में तेज प्रताप यादव शामिल हुए। उन्हें विजय सिन्हा की तरफ से न्योता दिया गया था। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल भी मौजूद रहे। तेज प्रताप यादव ने बताया कि उन्होंने भी 14 जनवरी को भोज रखा है और एनडीए नेताओं को आमंत्रित किया है। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि दही चूड़ा के भोज का आमंत्रण दिया गया है। हम अपना धर्म निभाते हुए आए हैं। नेता यहाँ पर जो है आपको बता दें लोग मिलते जुलते हैं, लेकिन राजनीति भले ही अलग है, लेकिन यहाँ इन्होंने साफ तौर पे बात की। तो किस तरीके से बिहार में दही चूड़ा की थाली पर सियासत जो है वो देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति पर डिप्टी सीएम का दही चूड़ा भोज देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप यादव भी इसमें शामिल हुए। दही का भोज आयोजन किया गया। हम अपना धर्म निभाने के लिए आए, साथ में आए और आए नेता लोग तो मिलते जुलते रहते हैं, राजनीतिक विचार अलग है। तो वीबी जीराम जी बिल पर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से भाजपा विधायक भूपेश चौबे की प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक भूपेश चौबे का कहना है कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम पर बस मार्केटिंग की है। मामले में विधायक ने हमारे
संवाददाता से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। पूरे भारत में जी राम जी को लेकर के घमासान जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे हैं। सर, मनरेगा हटा दिए, जी राम जी ले आए, नाम को लेकर के बड़ा बवाला है, क्या कहेंगे? हटा क्या है, उसमें विकास हुआ, विस्तार हुआ है। 100 दिन के जगह 125 दिन, और जहाँ किसान परेशान रहता था वह 60 दिन उस समय खाली रखा गया। तो 60 दिन और रोजगार, माने 250 दिन का रोजगार तो कहाँ हुआ? पहले 2500 मिलता रहा, अब वो लगभग 7000 के आसपास मिलेगा। तो नुकसान कहाँ है? ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल लोगों को भ्रमित करने का एक वो है। क्योंकि अगर उनके पास कोई मुद्दा होता, देश के लिए सोचते, गरीबों के लिए सोचते, तो आज देश विकसित पहले हो गया होता। आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भारत विकसित कब होगा। हम सब लोग पढ़ते समय से आज तक अपना भारत देश किस श्रेणी में है? तो विकासशील देश। कभी सोचे भी नहीं थे कि विकसित होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मानना कि देश का गांव जब तक विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं होगा। तो मनरेगा अब तक के कांग्रेस के लूट का एक अड्डा बना हुआ था। गांव में भ्रष्टाचार के केवल एक कारण था। हमारा सोनभद्र, जहाँ से मैं विधायक हूँ, सबसे बड़ा घोटाला मनरेगा का सोनभद्र में ही हुआ है। उसके मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। इसलिए अब जो परिवर्तन हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से जो मजदूर हैं उनको पूरी मजदूरी मिलेगी। 100 दिन के बजाय 125 दिन, और 60 दिन किसानों के यहाँ भी काम करेंगे। तो जब हम खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो किसान जब खेत में काम करता है तो अनाज भी घर में आ जाता है। अब अनाज भी घर में और पैसा भी घर में, तो कहीं ना कहीं वो विकसित परिवार बनेगा। दूसरा चीज़, मनरेगा से जो काम के भी तमाम आयाम बदले गए हैं। उसे पक्का वर्ग भी सोचता है, इस गाँव का कोई बिल्डिंग बनना है, बारात घर बनना है, सामुदायिक भवन बनना है, कोई स्वास्थ्य केंद्र बनना है, पंचायत भवन बनना है, या सड़क, नाली, खड़ंजा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जल संचय का है, वो सब भी काम इसके तहत जोड़े गए हैं। तो यह अच्छा है, ये क्रांतिकारी कदम है। और जहाँ तक नाम को लेकर के है, तो किसी को नाम को लेकर के कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह जो योजना है, ये योजना तो पहले जितना मैं जानता हूँ, पहले भी ये रोजगार गारंटी के नाम से चलता था, फिर जवाहर रोजगार गारंटी हो गया, इंदिरा रोजगार हो गया, फिर उसके बाद ये नरेगा था, नरेगा के बाद मनरेगा हो गया, तो आज राम जी हो गया। तो इसमें कौन सी आपत्ति भाई? अगर किसी को राम से आपत्ति है तो उसको आपत्ति रहे, वो आपत्ति करता रहे। हम लोग को जी राम जी ये विकसित भारत के लिए क्रांतिकारी कदम है। लेकिन आराधना मिश्रा मोना है, विधानमंडल दल की नेता है, वो तो कह रही हैं कि सिर्फ नाम के पीछे जो है पूरी कंट्रोवर्सी है, और तमाम योजनाएं हैं उसमें भी आपने नाम हटा दिया, गांधी जी को पसंद नहीं करते, इस तरह की बातें वो कहती नजर आती हैं। गलत बात है। गांधी जी हम सब लोग के लिए आराध्य हैं, और गांधी जी को का तो उन लोगों ने केवल मार्केटिंग किया, गांधी के नाम पे केवल शासन किया, राज किया। गांधी के सोच और गांधी की पहचान को जन जन तक पहुंचाया है नरेंद्र मोदी जी ने। गांधी स्वच्छता के सबसे बड़े रोल मॉडल थे, और जहां भी जाते थे वो आज़ादी के आंदोलन के समय स्वच्छता को लेकर के विशेष उनका ध्यान रहता था। आज नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता का अभियान जो चलाया, आज पूरे दुनिया में वह सराहा जा रहा है। चाहे स्टेशन देख लीजिए, चाहे घर का स्थिति देख, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, जहाँ भी स्वच्छता को लेकर के व्यापक कदम हुआ। और स्वच्छ भारत अभियान का मिशन महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पे ही मोदी जी ने शुरू किया, और उनका चश्मा ही उसका लोगो है, और चश्मा आज दुनिया में पहुंचा है। तो महात्मा गांधी के विचारों के पोषक भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस आज भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पूरे यूपी से मौजूद रहे। संजय निषाद ने बताया कि आज के दिन ही निषाद मछुआ समाज के उत्थान, उनके अधिकारों और सम्मान के लिए राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रण ले चुके हैं। उन्होंने समाज के विकास और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पार्टी के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, दक्षिणी भारत से में कई राज्यों से लोग आए हैं, और हर एक विधानसभा से, हर एक सेक्टर से आए हुए एक कार्यकर्ता हैं। ये पर्व और इनका जश्न है, ये जोश में आए हैं, ये जोश है। पहले बेहोश थे, पौवा पी के बेईमानों के साथ मिलके बेहोश रहते थे, अभी होश में आ गए, अब जोश में आ गए हैं, और सही जगह बटन दबाने के लिए। आज के दिन में हमारे परिवार के लोग जाके पहली बार घर भर जाए निषाद राज के किले पर लिया। वो जंगल था, विपक्ष ने ये चीज भी नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने हमको
आज के दिन में निशानबाज के लिए बनाया है। भदौर मामले में भाजपा विधायक राहुल बच्चा का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है और आरोप लगाया है कि थाने में एसआई के कमाई का अड्डा बना रखा है। विधायक ने उच्च अधिकारियों से कहा है कि इस मामले में तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और जो भी आरोपी हैं उन पर हत्या के तहत 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आपको बता दें, इनके इस बयान के बाद बहलौर में सियासी और कानून व्यवस्था को लेकर हलचल बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब इस पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा कर कार्रवाई करने में तैयारी कर रही है। उच्चाधिकारियों को बता दीजिए यहाँ किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। अगर लेकिन कार्रवाई हमको नहीं मिलेगी, नहीं कार्रवाई आप हमें एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए कि आप यहाँ परिचित नहीं है बहुत से लोगों से, ना हमसे परिचित है ना बहुत से लोगों से परिचित है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नौकरी करी है। इसलिए आपके लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है। इतना पाक साफ हम लोग छवि के लोग नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मैं नहीं कार्रवाई की होगी, इसमें कोई दो राय कल सुबह जितनी मांस की दुकान है वहाँ पर बुलडोजर चलाइए सबसे पहले। सड़क पे खुलेआम मांस बिकता है यहाँ पर। कई बार मैंने उसके बाद भी यहाँ पर सिर्फ थानों में ये जो लोकल एसआई हैं, ये सिर्फ कमाई का अड्डा बना करके रखा है इन्होंने थानों को। आपके चौबेपुर थाना क्षेत्र में पहले आप यहाँ पर एसएचओ थे चौबेपुर में, वहां पर जो हिना फ्लोर मिल है उसके बगल में एक खाली जमीन पड़ी है। शनिवार की रात में वहां पर गौवंश बंद किए जाते हैं और शनिवार की रात में ही उसको काट करके रविवार को उसकी सप्लाई की जाती है। इसकी सूचना अभी मैंने आज प्राप्त। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें, लखनऊ के 1090 चौराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा लगाए गए। पोस्टर में स्पष्ट तौर पर यह सवाल उठाया गया है कि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं के नरसंहार पर राजनीतिक दलों और नेताओं की चुप्पी क्यों है। पोस्टर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने उन घटनाओं के लिए याद दिलाया जिनमें वे आतंकवादियों और हिंसा के खिलाफ संवेदनशील दिखेंगे। इसमें बाटला हाउस एनकाउंटर, आतंकी बुरहान और टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े घटनाओं का उल्लेख किया गया। पोस्टर के जरिए ये संदेश दिया गया है कि इन नेताओं की संवेदनशीलता केवल चुनिंदा घटनाओं तक सीमित रहती है। इस पोस्टर ने लखनऊ में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दे दिया है। में हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार को लेकर राजधानी लखनऊ में अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लखनऊ के 1090 चौराहे पे पोस्टर लगाया गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पोस्टर लगा है गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ये पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में लिखा है बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं के चुप्पी क्यों। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, बाटला हाउस इनकाउंटर पर आंसू बहाते थे, कार सेवक पर गोली चला के गौरव महसूस करते थे। तमाम ऐसी बातें लिखी हुई हैं। इस बैनर के माध्यम से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे सवाल उठाए गए। लगातार देखिए, आपको बता दें, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेके बैनर और पोस्टर का भी सिलसिला राजधानी लखनऊ में शुरू हो गया है। संगठन हिंदू जो है वो मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए और उसके खिलाफ जो बैनर लगाए, बैनर में 5 तस्वीरें लगाई गई हैं, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, सोनिया गांधी हो, अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ये तस्वीर लगाई गई है। देखिए, राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये पोस्टर लगाया जा रहा है। पोस्टर लगा के जिस तरह से विपक्ष सरकार को हर बार घेरने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदुओं पे चुप्पी क्यों साध लेता है गोपाल राय, इस बात को लेकर अब बैनर पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सभी को घेरने की कोशिश में लग गए हैं। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे नौतनवा थाना क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। गोरखपुर सनौली राजमार्ग पर स्थित संपतिया चौही के सामने यहां पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध सफेद स्विफ्ट कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार के सीट के नीचे लगे यहां पर सीएनजी टैंक से करीब 18 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। इस कार्रवाई में गाजीपुर निवासी तस्कर हेमंत सिंह उर्फ टुन्नू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। चरस को 38 पैकेट में छिपाया गया था।
पुलिस ने चरस को जब्त कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। जिले में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने 18 किलोग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। नौतरवा थाना क्षेत्र के संपतिया चौकी के पास कल पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान इनपुट मिला कि नेपाल के रास्ते तस्करी कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान दिल्ली नंबर की एक स्विफ्ट कार से करीब 18 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुआ है। इसके साथ ही एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजीपुर निवासी एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया है और मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। तो मेरठ के कपसाट कोर्ट में 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात को देखते हुए गांव में अब तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू हुई है। पुलिस गांव की सीमाओं पर तैनात है और सभी रास्तों को कई किलोमीटर पहले ही सील कर दिया गया। नेताओं और बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। गांव में निवासियों को पहचान पत्र की जांच के बाद ही अंदर बाहर जाने दिया जा रहा है। छोटे बड़े सभी वाहनों की सघन चेकिंग यहां पर की जा रही है। पुलिस ने यहां पर अपहरण लकड़ी के बरामद को कर कोर्ट में जो है पेश किया। आपको बता दें जहां उसके बयान जो है यहां पर लड़की का दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी पारस सोम को भी यहां पर जो है कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोमवार रात लड़की को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। इधर आपको बता दें कि आरोपी ने वकीलों ने उस उम्र को लेकर सवाल उठा दिए हैं। वकीलों का दावा है कि पारस 17 वर्ष 6 महीने का नाबालिग है। उन्होंने दस्तावेज जारी कर नाबालिग संप्रेक्षण गृह भेजने और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज चलाने की मांग की। अवसार कांड को 5 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी सभी गांव के आसपास की सीमाएं सील की हुई हैं। लगातार देखी जा सकता है, सामने बैरिकेडिंग की हुई है। यहाँ पर जो भी वाहन आता है उसको रोका जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसकी आइडेंटिटी भी चेक की जा रही है कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि बाहरी व्यक्ति आकर के गाँव का माहौल खराब कर सकता है। हालांकि देर रात पुलिस ने महिला को उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया है और आरोपी जो पारस सोम था उसको पुलिस ने जेल भेज दिया है। महिला के बयान हो चुके हैं, लेकिन महिला ने जो बयान दिए हैं वो क्या दिए हैं वो अभी पुलिस के पास है। जल्दी ही ये सारी चीजें उजागर भी हो जाएंगी। हालांकि पुलिस अब लगातार सारी सीमाएं सील करते हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। अंदर कैमरे भी लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे अंदर लगा दिए गए। गाँव के आसपास कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है और साथ के साथ यहाँ ये सरदना पुल है जो कपसार की ओर जाता है, यहाँ से भी पुलिस ने बिल्कुल बैरिकेडिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर इनको रोक लिया गया है। रोकने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इनको वापस कर दिया जा रहा है। हालांकि जो गांव के लोग हैं उनसे पहले उनकी आइडेंटिटी मांगी जा रही है। अगर वो आइडेंटिटी दिखा देते हैं तो वही गाँव में प्रवेश के लिए उनको जाने दिया जा रहा है, अन्यथा उनको मना कर दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस मेरठ। देखो उसकी मार्कशीट वगैरह के आधार पर, उसके आधार कार्ड के आधार पर पारस जो है वो अभी नाबालिग है, तो उसका जिला जेल में से बच्चा जेल में होना चाहिए। इसलिए हम माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, अपनी चीजें रख रहे हैं। बाकी न्यायालय के ऊपर है वो क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। अभी जो पारस से जो बात हुई थी उसने केवल यही कहा था कि मैंने हत्या नहीं की है और ना ही इसमें अपहरण किया है, और वो अकेला अपहरण कर भी कैसे सकता है। उसका कहना है कि अकेला आदमी अपहरण कैसे करेगा। उसके लिए देखो जैसे हमें पता चला है, जांच में भी आया है कि वो ट्रेन से भी सफर किया है, बस से भी सफर किया है, तो इसमें अपहरण की बात तो बिल्कुल गलत साबित हो रही है। इसमें मेरा यही कहना है कि इसमें राजनीतिक मुद्दा ना बना जाए, एक न्याय की लड़ाई है, न्याय के तरीके से चला जाए। क्या चीजें सच है वो सामने आएंगी, चीजें माननीय न्यायालय के समक्ष हमने उपस्थित कर रहे हैं और इसमें जैसा भी होगा वो आगे अपडेट बता देंगे। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मेरठ में हुए दलित युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोहिया वाहिनी और छात्र सभा के कानून व्यवस्था का पुतला यहां पर फूका। इस दौरान उन्होंने मेरठ के हुए दलित युवक की हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की यहां पर मांग की है। बता दें कि मेरठ के सरधाना गांव में सोनू कश्यप की पिटाई के बाद उसे जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी थी।
तो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मेरठ में हुए दलित युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जो है वो किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोहिया वाहिनी और छात्र सभा ने कानून व्यवस्था का पुतला यहां पर फूका। इस दौरान उन्होंने मेरठ में हुए दलित युवक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मेरठ का सरधना में हुए सोनू कश्यप की पिटाई के बाद उसे जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। लखनऊ में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार किरण रिजिजू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस स्नेह संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर में अल्पसंख्यक समाज की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समाज में संवाद स्थापित करना और सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी देना रहा। वक्ताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सिद्धांत पर आधारित है। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में जुटे हुए हैं। प्रयागराज में महिलाओं ने गराज में लोहड़ी का शानदार जश्न यहां पर मनाया है। ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर महिलाएं खूब नाचती हुई यहां पर दिखी हैं। महिलाओं ने विशेष लोहड़ी समारोह का आयोजन किया गया जो मुट्टीगंज के एक होटल में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि महिलाओं ने सिर्फ नृत्य किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया, लेकर अपनी कला का प्रदर्शन यहां पर किया। इस समारोह में सभी ने मिलकर खुशियों का आनंद लिया और गानों और खेलों के माध्यम से एक दूसरे के साथ उत्सव की भावना साझा की। कानपुर देहात में कथित अवैध चो और बढ़ते धर्मांतरण के मामलों को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सीएम योगी ने यहां पर नाम का ज्ञापन सौंपने डीएम कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उस समय कलेक्ट्रेट परिसर में दिशा की बैठक चल रही थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें मुख्य परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बावजूद आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने बाहर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को बुलंद किया और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कानपुर देहात में माफ कीजिए कई स्थानों पर बिना अनुमति के चर्च और गिरजाघर संचालित हो रहे हैं, जहां प्रत्येक सप्ताह प्रार्थना के नाम पर लोगों को प्रलोभन करने कर धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है। उनका कहना है कि इसको लेकर पहले भी कई बार शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों की मांगे ईसाई मिशनरी द्वारा जो कानपुर देहात जनपद में बार बार धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। हम लोगों के पूर्व में भी हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं। शहजादपुर में जब अवैध रूप से बन रही चर्च का निर्माण ध्वस्त किया गया, हम लोगों ने तब भी ज्ञापन दिया था कि कम से कम जिले में 30 से 35 चर्चें अवैध रूप से बनी हुई हैं। बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने अभी हाल फिलहाल में एक अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन ये पूर्णतया नहीं है। अभी भी जिले में जगह जगह जाकर बाहर से लोग आकर लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरित करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज प्रमुख मांगे वही की हैं कि जो लोग धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो अवैध रूप से चर्च हैं उनको चिन्हित कर ध्वस्त किया जाए और जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उनको एक विशेष वर्ग की वजह से मिलने वाली सुविधाओं को बंद किया जाए, क्योंकि धर्मांतरित होने वाले विशेष वर्ग से बहुतायत में संख्या में लोग हैं। उन लोगों को चिन्हित करके ईसाई घोषित किया जाए और जो जाति विशेष के कारण उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सभी उनकी निरस्त। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।